सेबी चीफ और हिंडनबर्ग में वार पलटवार का खेल जारी है। हिंडनबर्ग के सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाए जाने के बाद से आरोप और सफाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों का माधवीपुरी बुच ने विस्तार से जवाब दिया है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने नए सिरे से आरोप लगाए हैं और कुछ सवाल पूछे हैं। पूरे मामले पर सेबी का बयान भी आ चुका है और सेबी ने अपनी चेयरपर्सन का बचाव किया है। पूरे मामले पर विस्तार के साथ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता और सुमित मेहरोत्रा। सबसे पहले यतिन, ये बताइए कि ये मामला थम तो नहीं रहा है, बुच फैमिली की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और उनके जो एलिगेशंस हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी सफाई सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने पर्सनल लेवल पे दी और उनके पति के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। सबसे पहले रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 2015 में जो है निवेश किया गया था। माधवीपुरी बुच ने सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हुआ था और ये इन्वेस्टमेंट की जो फर्म थी, वहाँ के जो फंड मैनेजर थे वो धवल बुच के करीबी थे, उनके दोस्त थे, जिसके कारण ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया गया। 2018 में अनिल आहूजा ने फंड के सीईओ से हट गए और तभी अपना इन्वेस्टमेंट्स बुच दंपतियों ने भी हटा लिया। तो ये सेबी चेयरपर्सन बनने के पहले की ये पूरी जो कहानी है उसके लिए रिबटल आपको सेबी की चेयरमैन की तरफ से आता हुआ नजर पड़ रहा है। 2019 में योग्यता के हिसाब से ब्लैकस्टोन ने धवल बुच को हायर किया था और किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रीट के रूल्स बनाने के लिए सेबी ने नहीं लिए। इनफैक्ट माधवीपुरी बुच का ये कहना है कि जो रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो रूल्स हैं वो सेबी का बोर्ड तय करती है और एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और उसी के तहत ये पर्टिकुलर चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगापुर रहने के दौरान 2 कंपनी माधवीपुरी बुच ने बनाई थी और वो डॉर्मेंट कंपनीज हो चुकी थी और जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस या जो भी चीज़ें करनी थी वो ऑलरेडी इन्होंने कर दी थी। तो किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी टाइप का कंसल्टिंग फीस जो कॉर्पोरेट से आता है उसी प्रकार का कोई भी टाइप का आपको निवेश वहां नहीं दिखेगा। इनफैक्ट जो फंड्स हैं और जो निवेश है कंसल्टिंग का उसका अदानी ग्रुप से भी कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो है सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच का कहना है। चलिए, और सुमित ये बताइए कि हिंडनबर्ग ने क्या काउंटर वॉर किया है और नया आरोप क्या लगाया है? देखिए, उन्होंने पहले तो क्लाइंट की लिस्ट भी मांगी है बुच दंपतियों से कि जो उनके हस्बैंड जिन जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अगर उनकी क्लाइंट्स की लिस्ट मिल पाए। हालांकि जो भी यतिन कह रहे थे बहुत हद तक उस चीज़ों में सफाई आ भी गई। उन्होंने बात मेंशन भी की कि जो 2 होल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, चाहे इंडिया नाम हो या फिर ओवरसीज आर्म हो, उसकी होल्डिंग्स को पहले ही ट्रांसफ़र कर चुकी थी और बहुत हद तक जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक मित्र की कंपनी के अंदर निवेश किया है और बाद में वो अदानी समूह से कुछ हद तक एसोसिएटेड रहे, लेकिन उसको उन्होंने इररिलेवेंट बनाया कि ये पहले ही वो अपने कार्यकाल से पहले सारी होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर भी चुकी थी और बहुत फीस उनको आई भी नहीं है। तो इसलिए ये जो नए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इसको उन्होंने भी बेबुनियाद की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सेबी ने भी सफाई जारी की है। सेबी ने क्या कुछ कहा है यतिन? तो सेबी का कहना यह है कि सभी प्रकार के डिस्क्लोजर जो है सेबी चेयरपर्सन से लिए गए थे और इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो इनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, सभी पैमानों पे सेबी चेयरपर्सन ने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स ड्यूली दिए हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग का ये भी कहना है कि अदानी मामले में सेबी चेयरपर्सन ने और सेबी ने जांच में ढिलाई बरती है। सेबी का कहना है ये है कि कोई भी प्रकार की जांच में ढिलाई बरती नहीं गई। इनफैक्ट 22 मामलों पे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग है वो भी बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है और जैसे वो पूरी हो जाएगी सेबी ऑब्वियसली उसका कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में करेगी। मार्च 2024 में और एक मामले पे जांच पूरी होने वाली है और नियमों के तहत जो हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसमें सेबी चेयरपर्सन ने यह भी कहा था कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन की साजिश है। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मामले को जो हिंडनबर्ग दबाना चाहता है उसी वजह से ये सारा कुछ इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है। और रीट्स का जहाँ तक कि सवाल है, सेबी का बोर्ड इस पर विचार करता है और जॉइंटली डिसीजन होता है। तो सभी तरीके से सेबी को लगता है कि उनकी जो भूमिका है अदानी ग्रुप के जो इन्वेस्टिगेशन और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के जो शो कॉज नोटिस का मामला है ये क्लियरली पब्लिक डोमेन में है और बहुत सारी जांच पूरी हो चुकी है।
इधर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सिर्फ भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए लाई जा रही है। ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे, और उसी का ही परिणाम है कि वो कहीं न कहीं भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति, उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है। वहीं हिंडनबर्ग के आरोप पर दिग्गज निवेशक मधु केला ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट साजिश का हिस्सा है और देश को अब ऐसी ताकतों के खिलाफ एक होना पड़ेगा। मेरे को ना ये थोड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेंसी लगता है। ये दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलिगेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीजन है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है, राइट? और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट। एंड सेकेंडली, यू नो, टू मिलाइन द इमेज ऑफ समवन who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज, ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है, whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world. And I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. मधु सर, आपकी बात से लग रहा है देखने का ज्यादा, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा रीड करें हम लोग। कोई घबराने की रिटेल को जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट नॉट ऑन दिस इशू। सी, मार्केट्स में फॉल और राइज बेस्ड ऑन सम अदर इश्यूज व्हिच आर देयर इन द मार्केट, यू नो, टुमारो मॉर्निंग देयर बी समथिंग एल्स, बट इस इशू को लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वोकल, आई एम क्लियर दैट दिस, to my mind, because I went through once, twice, thrice, I just find out what is the allegation. बाजार पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। शुरुआती झटके के बाद बाजार में शानदार रिकवरी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। डिटेल लेते हैं सुमित मल्होत्रा से। बताइए, सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स और शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली या कमज़ोरी देखने को मिली? देखिए, शुरुआती कारोबार ने बाजार में थोड़ी बहुत एक रिएक्शन ज़रूर दिया, लेकिन बाद में एक बढ़िया रिकवरी आई, कमबैक आया मार्केट में। और हैवी वेट्स की तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन था। प्राइवेट बैंक्स, ऑयल एंड गैस या हैवी वेट्स, इन सब ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट दिया। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप तो हर निशान में रहे और बहुत अच्छी तेज़ी वहाँ बनते हुए भी दिखाई पड़ी। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो निफ्टी के लूजर्स में अदानी पोर्ट के, अदानी समूह के थोड़े बहुत बिकवाली थी। 2% नीचे अदानी पोर्ट, एनटीपीसी 2.5% नीचे और डॉक्टर रेड्डी 2% नीचे। ब्रिटानिया 1.5% के आसपास की बिकवाली दिखा रहा था। गेनर साइड पे एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे नाम थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे कुछ हद तक। ओएनजीसी अच्छी तेज़ी ऑल टाइम हाई पे, हीरो मोटोकॉर्प नंबर से पहले चला। एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में बढ़िया तेज़ी थी आज आरवीएनएल में और वोल्टास में, ज़बरदस्त उछाल था दोनों में। 11% ऊपर आरवीएनएल और वोल्टास 11% ऊपर। जुबिलेंट फूड 9% ऊपर। सुजलॉन करीब 5% की तेज़ी में रहा। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में सन टीवी 11% नीचे नंबर्स के बाद, बालकृष्ण 7% नीचे। भारत डायनेमिक्स और एस्ट्रल यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। एफ&ओ में जुबिलेंट फूड्स, वोल्टास, ग्रेन्यूल्स, एनएमडीसी कुछ हद तक खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल नंबर्स का इंपैक्ट रहा, एबीबी प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, बालकृष्ण नंबर का इंपैक्ट और सन टीवी 11% के आसपास बिकवाली यहाँ देखने को मिली। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई स्टीप रिएक्शन मार्केट में आते हुए नहीं दिखाई पड़े। और हिंडनबर्ग के सेबी चीफ पर आरोपों को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष इस मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है।
हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। इधर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आरोपी सेबी चीफ पर जब आरोप लगे हैं तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। आरोप सेबी पर लगते हैं, गौतम अदानी पर लगते हैं, जवाब भाजपा के नेता देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार और सेबी पर हमला बोला है। जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है, जिसको विनोद अडानी मैनेज करता है। हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट के ऊपर क्यों